नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिकटॉक विद गौरव में। आज मेरे साथ मौजूद है पत्रकार जगत की ऐसी हस्ती जिसके बारे में शायद ही आपने ऑफ कैमरा देखा होगा। आज उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लगभग पत्रकारिता से 25 से 30 वर्ष से जुड़े हुए हैं और खासकर देखा जाए तो फिल्मी जगत की दुनिया से लेकर जो तमाम खबरें या चटपटी खबरें आती हैं, इनके द्वारा ही दी जाती हैं, चाहे वो खबर छोटे पर्दे की हो या बड़े पर्दे की। हमारे साथ मौजूद है दीपक दुआ जी। सर, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। सर, लंबा अरसा हो गया पत्रकारिता जुड़े, 30 वर्ष आपको हो गया। पत्रकारिता के साथ कहने की पत्रकारिता समाज का आईना होता है, लेकिन आपका रुझान फिल्मी दुनिया तरफ कैसे कैसे पहुंच गया? कह सकते हैं कि शायद ये एक डेस्टिनी थी, किस्मत थी कि मुझे इस तरफ जाना था। हालांकि स्कूल पास करने तक मैंने बहुत ज़्यादा सिनेमा नहीं देखा था, लेकिन हमारे परिवार में ये एक परंपरा थी कि जो भी अच्छा सिनेमा आता था वो बच्चों को दिखाया जाता था। तो कॉलेज में, और बड़ी हैरानी की बात है कि मैं कॉमर्स की बैकग्राउंड से हूँ, बीकॉम करते हुए मेरी रुचि अच्छे सिनेमा की तरफ बढ़ती गई। और मैं उस दौरान ऐसी फिल्में आ रही थी जिन्हें देखकर मुझे लगता था कि ये एक विधा हो सकती है जिसकी तरफ जाया जा सकता है। मैं कुछ ऐसे लोगों को पढ़ रहा था कि मुझे लगा कि फ़िल्म पत्रकारिता एक ऐसा करियर हो सकता है जिसे मैं अपना सकता हूँ। और मेरी खुशकिस्मती रही कि मैं उस करियर की तरफ गया और मैंने बहुत सारे हिंदी पत्रिकाओं, जनसत्ता से मेरी शुरुआत हुई। चित्रलेखा फिल्म पत्रिका से मैं 7 साल तक जुड़ा रहा। फिर फिल्मी कलियाँ, जो कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म पत्रिका थी, उसके लिए मैंने 9 साल तक काम किया। और अभी मैं फ्रीलांस के तौर पर बहुत सारी हिंदी पत्रिकाओं, टीवी चैनल, रेडियो इत्यादि के लिए मैं सिनेमा और पर्यटन पर मैं लिखता हूँ। और इसके अलावा मैं बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स में मेरी शिरकत रहती है, अलग अलग भूमिकाओं में मैं जाता रहता हूँ। फ़िल्म क्रिटिक्स गिल्ड एक संस्था है जो भारत के फ़िल्म क्रिटिक्स की एक बॉडी है, उसका मैं सदस्य हूँ। और इस तरह से गतिविधियाँ हमारी चलती रहती हैं। बेस्ट पत्रकारिता का अवार्ड भी आप ले चुके हैं। पिछली बार फेस्टिवल में आपको अवार्ड मिला था पत्रकारिता के क्षेत्र में, और फिल्म जगत की उच्च जानकारी आप देते हैं। सर, शिक्षा इच्छा कैसी रही आपकी? अतीत में अगर जाएँ, विद्यार्थी जीवन सभी का समान होता है, आपका कैसा रहा? कहाँ आप इसे अटेंड की, कहाँ आप पढ़े, कहाँ बने? दिल्ली में, मैं दिल्ली की ही पैदाइश हूँ, दिल्ली में ही रहता हूँ और अभी भी दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में एक स्कूल है, लुडलो कैसल उसे कहते हैं, एक सरकारी स्कूल है। और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे हम सबका एक सपना होता है कि बड़े होकर हमें या तो सरकारी नौकरी करनी है या डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो उस तरह से हम अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन पता नहीं कब सिनेमा मेरी रगों में घुसता चला गया और दौड़ने लगा खून बनकर। और बस कैसे हम फिर मैंने पत्रकारिता की तरफ रुझान हुआ, तो पीजी डिप्लोमा इन हिंदी जर्नलिज्म किया। फिर मैंने पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया और इस तरह से मैं पत्रकारिता की तरफ आता गया। और एक उपलब्धि हम कह सकते हैं कि मेरा लिखा हुआ एक चैप्टर है फिल्म पत्रकारिता, जो कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में पढ़ाया जाता है। एक और उपलब्धि फिल्म पत्रकारिता से जुड़ी हुई ये रही कि मैंने जब दंगल फिल्म आई 4 साल पहले, और दंगल फिल्म की मैंने समीक्षा लिखी, तो उस समीक्षा को इस समय देश के बहुत सारे स्कूलों में 8वीं क्लास में हिंदी के सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। तो ये एक अपने आप में उपलब्धि है। मेरी उपलब्धि नहीं है, ये फ़िल्म पत्रकारिता की उपलब्धि है कि हम लोग फ़िल्म पत्रकारिता को बहुत ही तुच्छ नज़रिए से देखा जाता रहा है हमारे यहाँ। और ये माना जाता है कि जिस आदमी को कोई ज्ञान नहीं है वो फ़िल्म पत्रकारिता की तरफ मुड़ जाता है। तो लेकिन हमें लगता था कि जो हमारे से सीनियर लोग, जो हमारे वरिष्ठ फिल्म पत्रकार थे, जिस तरह की संजीदा बातें वो लिख रहे हैं, जो सेंसिबल राइटिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इसी तरफ आगे बढ़ें और हम सिनेमा को समृद्ध करें, सिनेमा की जो पत्रकारिता है उसको समृद्ध करें। सर, फिल्म के बारे में जगत में आपसे ज़्यादा ज्ञान शायद ही किसी को होगा। सर, जैसे अभी शब्द आया था नेपोटिज्म, जो एकदम नया नया शब्द है, पहले किसी के मुख से बहुत कम सुना होगा। हाल ही में कुछ समय पहले कंगना रनावत हो गई, सुशांत सिंह के मर्डर के बाद ये नाम आया था नेपोटिज्म, बहुत अधिक उछाल हुआ मीडिया में, काफ़ी खबर। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नेपोटिज़्म शब्द भले नया हो, लेकिन अगर हम नेपोटिज़्म की हिंदी करें तो भाई भतीजावाद कोई नया नहीं है। ऐसी कोई फील्ड नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भाई भतीजावाद ना चलता हो या ना चलाया जाता हो। ठीक है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का कोई कारोबार है तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे इस कारोबार में आए, और ये एक सही भी है। जब एक पीढ़ी होती है, वो कोई चीज़ खड़ा करती है, तो वो चाहती है कि मैंने जो आधार बना दिया है, कम से कम मेरे बच्चों को उतने नीचे लेवल से संघर्ष ना करना पड़े जो मुझे करना पड़ा। तो मेरे बच्चे इस आधार पर खड़े होकर थोड़ा और आगे बढ़ें, उससे अगली पीढ़ी और आगे बढ़े। तो ये हर क्षेत्र में है, राजनीति में है, राजनेताओं के बच्चे वहाँ जा रहे हैं। आप देखिए, आर्मी बैकग्राउंड में देखिए, जो आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी इस तरफ जाएँ, और वो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस तरह की नॉलेज बचपन से दी जाती है, वो माहौल दिया जाता है।
तो अगर फिल्मी परिवार के बच्चे जो कि बचपन से फिल्मी माहौल देख रहे हैं, फिल्मी कलाकारों का घर आना जाना देख रहे हैं, अपने माता या पिता के साथ फिल्म के सेट पर जा रहे हैं, अगर वो भी इस तरफ जाना चाहते हैं और जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने माता पिता के संपर्कों का इस्तेमाल तो करेंगे। और रही ये बात कि यहाँ पर बिना वजह किसी को आगे बढ़ाया जाता, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े कलाकारों के बच्चे बेरोज़गार नहीं बैठे होते। यहाँ अंततः चलती प्रतिभा ही है। एक बार आपको मौका तो दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं लेकिन सर हुनर तो दबाया जा रहा है, कुछ जैसे कुछ नीचे कहीं ना कहीं तो होता है। नहीं, हुनर दबाने की बात नहीं है। अगर आप ये है। मान लीजिए कि किसी जगह एक वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है और 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये कई बार हम देखते हैं कि उस एक वैकेंसी पर अक्सर वो आदमी बैठ जाता है जिसकी कोई अप्रोच होती है। तो यहाँ ये है कि आप मान लीजिए अगर आपके अंदर एक्टिंग है ही नहीं और आपको एक फ़िल्म दे दी जाए, तो जब आप एक्टिंग कर ही नहीं पाएंगे तो अगली फिल्म में वो आपको नहीं देंगे, चाहे आप जिसकी मर्जी अप्रोच लगा लीजिए। फिल्म बनाना आखिरकार एक व्यवसाय है। निर्माता ने पैसा कमाना है, पैसा लगाकर कमाना है। वो आपको बार बार काठ की हांडी को बार बार नहीं चढ़ने देगा। एक बार नुकसान झेल लेगा, अगली बार आपको अपनी फिल्म नहीं देगा, चाहे आपके पिता जितने मर्जी बड़े सुपरस्टार हो। तो यहाँ चलती प्रतिभा है। तो ये जो नेपोटिज़्म बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। नेपोटिज़्म या भाई भतीजावाद यहाँ भी उतना है जितना हर जगह होता है। सर नेपोटिज्म से निकल के जो फिल्मी दुनिया से आया, फिल्मी सितारों ने ही बोला है, कुछ स्टार्स ने ही बोला है, जो चल नहीं पाए या फिर हिट नहीं हो पाए, कुछ मैं भी हो, कहूँगा कोई कांड रहा हो उनका, मैं कहूँगा सब निकल के कुछ वहीं से आया है, उसी जगह से निकल के आया है। कोई अपना सब तो मुँह का दिया हुआ है नहीं, हाँ। ना कि राजनेता ने दिया, ना कि पत्रकार ने दिया, ये सब निकल के वहीं से आया है। मैं ये कहूँगा कुछ कुंठाएँ हैं लोगों की। फॉल्ट तो है। अगर कंगना ऐसी बात कर रही हैं तो कंगना को देखिए ना कि उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर क्या कुछ नहीं हासिल किया। कितने पुरस्कार लिए, राष्ट्रीय पुरस्कार लिए, तो उनके अंदर प्रतिभा थी ना, तभी तो हासिल किया। तो इसी प्रकार प्रतिभा वाला आदमी टिकता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े फिल्म सितारों के जो बच्चे हैं वो एक फिल्म 2 फिल्म करने के बाद साइड हो गए, उनको कोई नहीं जानता। अगर नेपोटिज्म ही चल रहा होता तो उनको तो फिल्में मिलती ही रहती। आप सीधा सा एग्जाम्पल लीजिए ना, अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई स्टार नहीं है। अभिषेक बच्चन का उतना बड़ा स्टार बन पाया? कभी नहीं बन पाया। अभिषेक बच्चन, जब निर्माता निर्देशकों ने ये देखा कि अभिषेक बच्चन हमारी फिल्मों के उतने लायक नहीं हैं, तो उन्होंने उनको लेना बंद कर दिया। और अभिषेक की रेंज को देखकर आज उनको फिल्में दी जाती हैं। अभी अनुराग बसु की लूडो फिल्म आई है तो उसमें अभिषेक बच्चन है और उनका उतना ही रोल है। अगर नेपोटिज्म होता तो अनुराग बसु भी कहते कि अरे अमिताभ बच्चन का बेटा है, इसको फिल्म का हीरो बना दो, इसको नंबर 1 रोल दो, इसका सबका रोल काट के इसको दे दो। ऐसा नहीं हुआ ना, फिल्म में उनका भी उतना रोल है। कहीं ना कहीं पहला मौका जो मिलता है, पहले हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट होता है। उस मौके को अगर कोई नेपोटिज्म की वजह से या भाई भतीजा बात की वजह से नहीं मिल पाता उसको, यानी फॉल्ट तो होती है। नहीं, ऐसा नहीं है डियर। आपको देखिए, आप देखिए कि बहुत सारे लोग, सुशांत हैं, सुशांत तो किसी भी फिल्मी परिवार से नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद सुशांत को मौके मिले ना, बहुत अच्छे मौके मिले। कंगना किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी, उनको बहुत अच्छे मौके मिले। तो अगर नेपोटिज्म ही चल रहा होता तो इनको मौके नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत भाई भतीजावाद हर क्षेत्र में है, यहाँ भी उतना है। ये ज़रूर है कि चूँकि फिल्मी दुनिया हम सब की नज़रों में हमेशा रहती है, इस वजह से इसको उछाला जाता है। तो एक सवाल से आप जानना चाहूँगा मैं, अक्सर आम जनता का सवाल होता है, अपने हिंदुस्तान का सवाल होता है, अवार्ड वापसी पे दोहरा मापदंड होता है। अक्सर देखा गया है कि कुछ मुद्दे जब आते हैं वहाँ अवार्ड वापसी होती है, लेकिन जो न्याय संगत होता है, तर्क संगत होता है, वहाँ पर अवार्ड वापसी नहीं आती है। कहीं ना कहीं जैसे कई बार देखा जाता है, अनुपम खेर ने इस मुद्दे पर बोला है, कहीं बड़े कलाकारों ने इस पर बोला है, इस पर क्या कहेंगे? आपकी राय जानेंगे। अवार्ड वापसी जो है, देखिए ये एक स्टंट है अपनी विचारधारा को पोषित करने का। ये एक स्टंट है खुद को दोबारा नज़रों में लाने का, और ये इन स्टंटबाज लोग कर रहे हैं। ये लोग अवार्ड जो आपको दिया जाता है, अगर हम मान लीजिए सरकारी अवार्ड की बात करते हैं, तो अवार्ड आपको दिया सरकार नहीं देती है, अवार्ड कोई पार्टी नहीं देती है, अवार्ड आपको इस देश की सरकार देती है, ये देश देता है, इस देश की जनता देती है सम्मान। तो अगर आप इस देश की जनता आपको सम्मान दे रही है और आप किसी एक पार्टी को वापस कर रहे हैं, तो असल में आप इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। यदि आप में हिम्मत है तो उस अवार्ड के साथ मिली हुई वो तमाम राशि, वो तमाम सुविधाएं भी वापस कीजिए। और अगर आप में हिम्मत है तो जिस एक मुद्दे पर आज आप अवार्ड वापस कर रहे हैं, ऐसे कई मुद्दे पिछली बार भी हो चुके थे, तब आप क्यों सामने नहीं आए? ये सिर्फ एक स्टंट है। सही कहा सर ने, अवार्ड वापसी एक स्टंट है। अगर क्षमता है और दम है व्यक्ति में, तो अवार्ड वापसी के साथ जो सुविधाएं दी गई हैं, जो पैसा दिया है, राशि दिया गया है, उसको भी वापस करो, तब जाने कि आप अवार्ड वापस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अवार्ड वापसी करना अपमान है अवार्ड का। सर एक लास्ट सवाल, खजुराहो आप आए हैं, यानी कि आप पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी लिखते हैं, यहाँ का पर्यटन काफ़ी गिरा हुआ है, आपने खजुराहो की नक्काशी देखी, खजुराहो पे क्या कहेंगे आप?
नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ का पर्यटन काफ़ी गिरा हुआ है। मैं पहली बार एक पर्यटक और ट्रैवल राइटर के तौर पर यहाँ सन 1995 में आया था और खजुराहो डांस फेस्टिवल जो होता है उसको मैं कवर करने के उद्देश्य से आया था। और मैं उन दिनों 1995 आप समझ सकते हैं, मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ से जाकर खजुराहो के बारे में लिखा और उस समय भी अखबारों में खजुराहो के बारे में खूब छपता था, पत्रिकाओं में खूब छपता था। और मुझे लगता है खजुराहो को लेकर जो एक धारणा बनी हुई है कि यहाँ पर सिर्फ काम वासना वाली मूर्तियाँ हैं या जी। इरोटिक स्ट्रक्चर्स ज़्यादा जी, जी। हैं, उस वजह से जो पारिवारिक पर्यटक है वो थोड़ा-सा हिचकता है आने से। मुझे ये एक अफ़सोस की बात लगती है, जबकि मैं ये मेरा खजुराहो में चौथा टूर है और मैं बार-बार यहाँ आना चाहूँगा। मैं एक बार परिवार लेकर भी यहाँ आ चुका हूँ, 5 दिन मैं यहाँ रहा था और मेरा फिर विचार है मैं कभी परिवार लेकर यहाँ आऊँ। जितनी शांति, सुकून मुझे यहाँ मिलता है, अतीत से जुड़ाव मुझे यहाँ मिलता है, जितना आनंद मुझे यहाँ मिलता है, ऐसी बहुत कम जगह हैं जहाँ मुझे इस तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो मेरी तो आम जनता से मैं लिखता रहा हूँ कि आप ऐसी जगहों को एक्सप्लोर कीजिए। आप जहाँ जाएँ उन मंदिरों को देखिए, आप देखिए ना कि अतीत में क्या हमारे यहाँ भव्यता, क्या विशालता हमारे यहाँ थी। तो उस अतीत को महसूस कीजिए, उस इतिहास को छू कर देखिए अपने करीब जाकर। सर लास्ट सवाल, 1995 आप यहाँ पर आए, तब के खजुराहो में अब के खजुराहो में कितना डिफरेंट अंतर पाते हैं आप? क्या देखते हैं? क्या महसूस करते हैं यहाँ आके? मुझे लगता है विकास तो हुआ है यहाँ काफ़ी ज़्यादा। चीज़ें बढ़ी हैं, उस समय होटल इतने ज़्यादा नहीं थे, होटल्स बड़े हैं और ज़ाहिर-सी बात है जब होटल बड़े हैं तो टूरिज़्म बढ़ रहा है तभी होटल बड़े हैं। और टूरिज़्म बढ़ाने के पीछे जो यहाँ की सरकारों ने काम किया है कि लोग यहाँ आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी महसूस करता हूँ, मैं आपको सही बताऊँ कि ये जो फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसका भी कहीं न कहीं हाथ खजुराहो को प्रसिद्ध करने में, खजुराहो के टूरिज़्म को बढ़ावा देने में है। क्योंकि जब इस फेस्टिवल में देश-विदेश से लोग आते हैं, मीडिया आता है और जब हम लोग जाकर लिखते हैं, वो लोग जाकर बताते हैं, तो खजुराहो, खजुराहो, खजुराहो करते हुए ये शब्द लोगों के ज़हन में उतरता है। और हम जब यहाँ के माहौल की फ़ोटो हम लोग सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया के ज़रिए शेयर करते हैं, तो उनको लगता है कि हम भी यहाँ जाएँ और हम भी यहाँ जाकर इस आनंद को महसूस करें। और कितना अच्छा मौसम है ये, इस समय जब मैं कहता हूँ कि अक्टूबर से लेके मार्च तक खजुराहो जाया जाए, तो ये बहुत बड़ा पर्यटन सीज़न है। तो लोग आएँ, इस चीज़ को महसूस करें, तो उसके बाद ही उन्हें पता लगेगा कि यहाँ कितना आनंद है। सर इस पे आते हैं, आपको सही सवाल किया, ये मैं आने वाला था यहाँ पे। सर खजुराहो फ़िल्म फेस्टिवल पे आपने बोला, सर 6 साल फेस्टिवल को हो गया, 6वां साल है ये। 6 साल में सर खजुराहो के लोगों को एक भी यहाँ से सुविधाएँ नहीं मिली हैं। उनका वादा था रोज़गार, किसी को रोज़गार नहीं मिला। वादा था फ़िल्म सिटी मिली। आज तक किसी फ़िल्म एक्टर या डायरेक्टर ने यहाँ मूवी नहीं बनाई। झा साहब भी यहाँ आए तो उन्होंने वादा किया था कि फ़िल्म बनाएँगे, यहाँ की सुंदरता है, प्राकृतिक संपदा को देख के। आज तक सर ये ना तो यहाँ कोई फ़िल्म बनी है, ना कोई सुविधाएँ मिली हैं, ना किसी को रोज़गार मिला है। तो 6 साल बीत गए हैं। सत्ता में सर भाजपा है, कहीं न कहीं सरकार भी इनकी है। सर कहीं न कहीं सर इसका प्रॉफ़िट जो मिलना था, वो प्रॉफ़िट नहीं मिल पा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है एक जो शूटिंग करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, शायद वो इस क्षेत्र में उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया और वही कारण है कि यहाँ शूटिंग के लिए लोग ज़्यादा नहीं आते होंगे। हालाँकि यदि आप गौर करें तो पिछले कुछ वर्षों में 3, 4, 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में शूटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी सुविधाएँ देनी शुरू की हैं और बहुत बड़ी फ़िल्में जो चंदेरी के इलाके में और भोपाल की तरफ और काफ़ी जगह हुँ, शूट हो रही हैं। तो देखिए हर चीज़ का एक थोड़ा-सा वक़्त होता है। तो धीरे-धीरे जब कहानियाँ पिछले कुछ सालों में देखिए ना मुंबई से बाहर निकलने लगी हैं। कहानियाँ हिंदी बेल्ट में आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फ़िल्मों की शूटिंग हो रही है क्योंकि कहानियाँ वहाँ स्थापित की जा रही हैं। जब आपकी कहानी का बैकड्रॉप हिंदी बेल्ट होगा तो आप शूटिंग करने हिंदी बेल्ट में जाएँगे। तो ऐसा नहीं है कि खजुराहो में या बुंदेलखंड में ये क्षेत्र में शूटिंग नहीं हुई है, हो रही हैं। हाँ, धीरे-धीरे कहानियों का बढ़ावा जब इस तरफ को होगा, वो फ़्लो आएगा तो वो लोग भी आएँगे। और रही रोज़गार या सिनेमा की बात, तो मुझे लगता है कि सिनेमा इमीडिएट असर नहीं करता है। सिनेमा धीरे-धीरे आदमी के अंदर इंसर्ट होता है। हो सकता है पिछले 6 वर्षों में मुझे खुद याद है मैं जब आया था 2 साल पहले, एक यहाँ के एक युवा थे, उन्होंने कहा था कि 4 साल पहले मैंने यहाँ इसी फ़िल्म फेस्टिवल में एक मास्टर क्लास अटेंड की, शेखर कपूर की, सिनेमा फ़िल्म कैसे बनाई जाती है और आज 4 साल बाद मैं अपनी फ़िल्म लेकर इस फेस्टिवल में आया हूँ। तो सिनेमा जो है वो आपको इमीडिएट ये नहीं है, वो रामबाण नहीं है कि लगा और आपको असर हो गया। वो धीरे-धीरे आपको असर डालता है, आपके अंदर सिनेमा आता है, तो तब जाके आप कुछ करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ से निकल आप मुंबई जाकर करें, लेकिन आप जब सिनेमा को समृद्ध करेंगे, तो वो कहीं न कहीं हमारे समाज को भी समृद्ध करेगा। असर तो देखा जाता, असर तो रोज़गार का तरह से था। ना तो कि किसी टैक्सी ड्राइवर को यहाँ फ़ायदा है, किसी छोटे दुकानदार को यहाँ फ़ायदा है, किसी
गिराने वाले को किसी को फायदा नहीं मिलता है। देखा जाए तो 6 साल हो गए हैं, शायद तो पूरी 6 तरह साल से सर बहुत लंबा समय होता है मैं सर। पूरी तरह से सहमत नहीं होऊंगा। आप ये देखिए, मान लीजिए इस समय इस फेस्टिवल में सैकड़ों लोगों की शिरकत हो, इस साल तो इतने ज़्यादा नहीं है, हर साल होती है। जब मैं खुद यहाँ आता हूँ तो मैं यहाँ की 2-3 दुकानें जो जहाँ मैं हमेशा जाता हूँ, मैं इस बार भी वहाँ गया हूँ। इस बार भी मैंने वहाँ से शॉपिंग की है। इस बार भी मैं उन ऑटो टैक्सी वाले मित्रों से मिला हूँ जिनसे मैं पहले मित्रता मेरी हो चुकी है। इस बार भी मैं उनके साथ घूमने गया हूँ। तो जब हम बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, हम लोग उनसे मिलते हैं, तो बढ़ावा तो देखिए कारोबार को मिलता है। फिर हम लोग जब जाकर लिखते हैं तो हमारे लिखने या हमारे कहने से और जो लोग आते हैं, तो टूरिज़्म का एक फ़्लो तो चलता रहता है। हाँ, वो आँकड़ों में आपको उस तरह से नहीं दिख पाएगा, लेकिन है ज़रूर। ठीक है सर, कोई नहीं सर, आपके सवाल को बरामद नहीं होगा, लेकिन सर कहीं न कहीं सर लोकल की जनता का सवाल है कि 6 साल में कुछ नहीं मिला है, जनता कह रही है यहाँ की। और प्लस ये भी 6 साल सर बहुत लंबा समय होता है। सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस आई, भाजपा आई, सत्ता कहीं न कहीं भाजपा की है, वसुंधरा जी की सरकार है। तब फ़ायदा नहीं मिला तो आगे क्या फ़ायदा मिला देखा जाएगा। कहीं न कहीं हमारे साथ दीपक दुआ जी मौजूद थे, जिनने सवालों का सटीक जवाब दिया, बेबाकी से जवाब दिया, इन्हें नेपोटिज़्म का शब्द को दरकिनार किया, साथ ही साथ इनका जो अवार्ड वापसी सटीक जवाब था वो आप ज़रूर सुनिएगा। कहीं न कहीं आम जनता जो पूछती है वो सवाल का जवाब ने सटीक और एकदम बेपरवाही से दिया है। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी हस्ती के साथ या किसी बड़े डायरेक्टर के साथ। नमस्कार।